स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल PWS क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हम लोग क्या पढ़ेंगे देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में हम बहुत ऐसे ऐसे चीज़ों का अध्ययन करेंगे जो आप लोग अभी नहीं देख होंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, आगे जिनको भी मौका मिल सके पढ़ने के लिए। साथ ही साथ जो भी है ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट आपके लिए बार बार लाते रहेंगे। तो आपका एक शेयर एक लाइक आपको मोटिवेट करेगा हमको अगला वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। रासायनिक अभिक्रिया, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ये पार्ट 1 होगा। इस तरीके का 2-3 पार्ट आ सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, लेकिन अभी जो फिलहाल में वो पार्ट 1 है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में, तो सबसे पहले क्वेश्चन हो जाता है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद समीकरण को हम लोग देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप कुछ एग्जांपल आपके सामने रखा हुआ है। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, ऐसा हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट है और यहाँ पर देखिए हीट दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया होगा, हीट। हीट मतलब कहने का मतलब उसमें ऊष्मा प्रदान कराई गई है। जब ऊष्मा प्रदान कराई गई है तो नए पदार्थ का निर्माण हुआ, जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में क्या है, एक प्रकार का गैस है, ठीक है। अब देखिए एक और लिखा गया एग्जांपल, इसमें लिखा गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला दिया गया तो जल का निर्माण हुआ। यहाँ आपने देखा कि एक की सहायता से 2 अन्य नए पदार्थ, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हुआ, और यहाँ पर आपने देखा कि 2 पदार्थ मिला है और उससे एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाएगा। एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलेगा तो एक या एक से अधिक, जैसे कहने का मतलब देखो, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे एक भी बन रहा है या एक से अधिक भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक भी बनेगा और एक से अधिक भी बनेगा। कहने का मतलब है कि अगर हम अभिक्रिया करेंगे तो एक पदार्थ से भी अभिक्रिया हो सकता है या एक से अधिक पदार्थ भी अभिक्रिया करने के लिए काम में आ सकते हैं। निर्माण क्या होगा, तो निर्माण एक पदार्थ भी हो सकता है और एक से अधिक पदार्थों का निर्माण भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने एक पदार्थ लिया और एक पदार्थ की सहायता से 2 अन्य पदार्थों का निर्माण हो गया। यहाँ पर हमने 2 पदार्थ लिया, 2 पदार्थों की सहायता से एक पदार्थ का निर्माण हुआ। यहाँ से अभिक्रिया का, यहाँ से परिभाषा क्या बन सकता है, एक या एक से अधिक पदार्थ। हम एक पदार्थ ले सकते हैं, एक या एक से अधिक पदार्थ ले सकते हैं। एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर अभिक्रिया कराते हैं तो अन्य एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण भी होगा, और दोनों जो पदार्थ बनेगा वो सबका गुण भी अलग अलग होगा। पहले के अपेक्षा गुण क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी गुण भी बदल जाएगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन दिखा रहा है, एक प्रकार का गैस है, ऑक्सीजन भी एक प्रकार का गैस है, इससे जल का निर्माण होगा। बताइए ये गैस और ये गैस, ये जल, दोनों का गुण अलग है कि नहीं है। ये तो गैस था ना गैस, और गैस से बना जल। तो बताओ गैस का गुण अलग, नेचर अलग, और जल का गुण, जल मतलब लिक्विड का नेचर अलग। तो कहने का मतलब है कि 2 अगर हम पदार्थ लिए, गैस या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, दोनों तो अलग अलग है। ये दोनों को जब रिएक्शन करवा दिए, रिएक्शन करवाने के बाद एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ, तो ये पदार्थ का भी गुण इन दोनों पदार्थों के गुण की अपेक्षा अलग होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, उससे बना क्या, तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हमारे पास गैस का भी निर्माण हुआ। तो कहने का मतलब है यहाँ एक पदार्थ था, यहाँ से गैस का भी निर्माण हुआ, एक अन्य ऐसे पदार्थ का भी निर्माण, कैल्शियम ऑक्साइड का भी निर्माण हो गया। तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड का गुण एक जैसा होगा, नहीं होगा, नहीं ना होगा। ये गैस है तो इसका गुण एक जैसा होगा, नहीं होगा। तो कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या हो जाता है, नए गुण वाले पदार्थ, यानी एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो जाता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है बाबू, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का, तो भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा। एगो नहीं, जरूरी नहीं एगो, यहाँ पर एगो बना है, क्या एगो इधर है, यहाँ पर एगो है, एक से अधिक बोल के पड़ेगा, एक से अधिक। तो एक से अधिक है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में हमने एग्जांपल लिया कैल्शियम कार्बोनेट, ये वो है, और इसके साथ कोई अन्य अभिक्रिया करने के लिए पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ी, केवल इसको हम लेके गए चूल्हे पर ले जाके गर्म कर, चूल्हे पर क्या कर दिए, गर्म, यानी उसमें उष्मा दे दिए, हीट दे दिए। जैसे इसमें हीट दिए, ये विखंडित होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल गया। उसी प्रकार हमने जल ले लिया, एक हाइड्रोजन ले लिया, दूसरा ऑक्सीजन ले लिया, दोनों गैस ले लिए। हाइड्रोजन भी गैस होता है, ऑक्सीजन भी क्या होता है, गैस होता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला दिया तो एक अन्य पदार्थ का निर्माण हुआ, जिसका नाम है जल। क्या निर्माण हुआ, जल। साथ ही साथ यहाँ पर देखो, अब देखो क्या क्या निकल कर आता है बाबू, रासायनिक अभिक्रिया।
ये क्या था, रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया ही लिखा गया है। अब रासायनिक अभिक्रिया, एक सेकंड, ये रासायनिक अभिक्रिया की जगह पर हम समीकरण लिख देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की जगह एक ही जैसे जैसे क्या लगेगा, रासायनिक समीकरण हो जाएगा, रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पर ध्यान दो, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा, रासायनिक समीकरण क्या होगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उपयोग आने वाले सूत्र या संकेत, उपयोग आने वाले सूत्र या संकेत क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। देखो यहां से हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इसको हिंदी में लिखा कि नहीं लिखा, लिखा ना। इसके लिए एक अन्य संकेत की जरूरत पड़ सकती है कि नहीं पड़ सकती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3, इसको चूना पत्थर भी कहते हैं, कोई दिक्कत। तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम हिंदी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड को हिंदी में लिखेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हिंदी में लिखेंगे तो ये कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया। इसी को जब संकेत, इसका संकेत या सूत्र की सहायता से लिखेंगे तो इसको क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे, हिंदी में लिखा रहेगा तो रासायनिक अभिक्रिया। और जब उसको सूत्र या संकेत की सहायता से लिखेंगे तो क्या कहलाएगा, समझ में आ गया, आ गया, कोई दिक्कत है। तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण समझ में दिक्कत। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है बाबू, तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखा रहेगा, हिंदी में लिखा रहेगा। रासायनिक समीकरण उसके सूत्र या संकेत की सहायता से लिखा रहेगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोल सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। और यहाँ जो ये सूत्र की सहायता से ये लिखा गया, ये वाला पोर्शन जो है वो कहलाएगा रासायनिक समीकरण। बोलो कोई आपत्ति है यहाँ तक। उसी में हम लोग इसको देख सकते हैं, ये जो आपको हिंदी में लिखा है ना, ये कहलाएगा अभिक्रिया। क्या कहलाएगा, अभिक्रिया। और उसी में जो हम लोग संकेत की सहायता से लिखे हैं वो कहलाएगा रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई आपत्ति है? अगर कोई पूछेगा तो बता दोगे ना, इस तरीके से देने रहेगा ऑप्शन में, बोलेगा कौन सा रासायनिक अभिक्रिया, कौन सा रासायनिक समीकरण। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान या रासायनिक समीकरण के दौरान क्या क्या बनता है। किसी का रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो क्या क्या बनता है, या रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या उपयोग होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में उपयोग होता है अभिकारक। जब हम रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो उसमें अभिकारक होते हैं और साथ ही साथ प्रतिफल भी होते हैं। तो अभिकारक किसे कहते हैं सर? अभिकारक कहने का मतलब हम लोग काम करने गए, जैसे मान लो कहीं पे काम है और काम करने के लिए हम लोग को आवश्यकता पड़ गई तो हम लोग उस काम के लिए अभिकारक हो गए। तो रासायनिक अभिक्रिया जब भी करेंगे तो उसके लिए कोई पदार्थ की जरूरत पड़ेगी। जैसे रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए हम लोग एक तरफ हाइड्रोजन लिए और ऑक्सीजन लिए, दोनों को मिला दिए, तब एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक प्रकार का अभिकारक है, काम करने वाले को अभिकारक कहते हैं। अब देखो यहाँ पर काम करने वाला कौन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक। लेकिन वो दोनों जब मिला है तो एक नए फल की प्राप्ति हुई है। क्या फल की प्राप्ति हुई है, तो ये जल। क्या प्राप्त हुआ है, जल। तो जल हमारे लिए प्रतिफल हो जाएगा, या उत्पाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद। प्रतिफल या उत्पाद, प्रतिफल या उत्पाद भी कहते हैं। तो जो जरूरत पड़े, कहने का मतलब है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यानी कहने का मतलब है कि तीर चीन के इधर, तीर चीन के इधर, यानी बाएं तरफ, इधर बाएं तरफ जो भी चीज रहेंगे वो अभिकारक कहलाएगा, और तीर चीन के इधर दाएं तरफ वो प्रतिफल कहलाएगा। क्योंकि इधर जब रिएक्शन होगा तो ये कहलाएगा तुम्हारा क्या, प्रतिफल। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट दिए, रिएक्शन करवाए, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, तो कैल्शियम ऑक्साइड भी आपका प्रतिफल है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका क्या है, प्रतिफल। तो दिक्कत ज्यादा समझ में आ गया, आगे चलते लो। देखो अभिकारक का परिभाषा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। प्रतिफल क्या बाबू, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्राप्त होने वाले फल को प्रतिफल कहते हैं। प्राप्त होने, देखो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थ को, नए फल को क्या कहेंगे, प्रतिफल। नए उत्पन्न होने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। तो उत्पाद और प्रतिफल दोनों एक ही है। कोई क्वेश्चन पूछे तुमसे उत्पाद किसे कहते हैं, वही आंसर दोगे, प्रतिफल किसे कहते हैं वही आंसर दोगे। कोई दिक्कत विशेष। अब देखो एग्जांपल में यहाँ पर समझ लेते बाबू, एग्जांपल में हमने हाइड्रोजन ले लिया तो हाइड्रोजन हमारे लिए अभिकारक हो गया। क्या हो गया, अभिकारक। वही ऑक्सीजन ले लिया तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया, अभिकारक। ये H2O कहने का मतलब ये जड़ है होगा, और जड़ क्या हो गया, प्रतिफल। क्या हो गया, प्रतिफल। कंठ में आवाज है ना, क्या हो गया, प्रतिफल। ये प्रतिफल जो है यहाँ पर अगर इसको पूरा का पूरा भाग को क्या कहेंगे, तो रासायनिक समीकरण। इसको अगर हिंदी में लिख देते तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता। तो दिक्कत। अब देखो विशेषता, कहने का मतलब है कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या क्या होगा, क्या क्या कारण बन सकते हैं। तो देखो क्या क्या होगा,
रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो उसकी विशेषता क्या होगा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस की प्राप्ति होगी, गैस बनेगा। दूसरा बाबू अवक्षेप का निर्माण होगा। तीसरा बाबू रंग में परिवर्तन होगा। चौथा है अवस्था पर परिवर्तन होगा। पांचवा है ताप में परिवर्तन होगा। जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो 5 परिवर्तन होंगे। 5 परिवर्तन कौन कौन? सबसे पहला गैस, दूसरा अवक्षेप का बनना, तीसरा रंग बदल सकता है, चौथा अवस्था बदल सकता है और पांचवा ताप बदल सकता है। सर कैसे समझेंगे? अब समझाइए। जैसे कहने का मतलब हम लोग चूना ले लिए। क्या ले लिए बाबू? चूना को ले लिया। चूना हम लोग घर पे लाते हैं, जब दीपावली का टाइम आता है हम लोग के पास दीपावली का टाइम आता है तो हम लोग घर पे चूना लाते हैं, उसको पानी में डाल देते हैं। डाल देते हैं क्या? चूना पे देखना, चूना क्या ऐसे अगर हाथ में रखेंगे तो उसमें से गैस निकलता है? नहीं निकलता है। लेकिन जैसे उसको हम पानी में डालते हैं तो पानी में बुलबुला छोड़ने लगता है। बुलबुला तब बनता है जब गैस होता है। बुलबुला तब बनेगा जब गैस होगा, और जब बुलबुला तब बनेगा जब गैस नहीं होगा तो बुलबुला नहीं बनेगा। तो बुलबुला बन रहा है, कहने का मतलब गैस की उत्पत्ति हो रही है। तो हम लोग जब चूने और पानी को चूने में यानी चूना को पानी में डालते हैं, चूना कहने का मतलब सूत्र क्या? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब उसको डालते हैं पानी में, जब उसको पानी में डालते हैं तो वो पानी के साथ रिएक्शन करता है। जैसे ही पानी के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें से बुलबुला निकलता है। पहले तो गर्म होगा, गर्म होने के बाद बुलबुला निकलेगा। अब बुलबुला तब बनेगा जब उसमें गैस होगा। बुलबुला फूटने लगता है, नहीं होता, बड़ा होता फूटता है, बड़ा होता फूटता है, बड़ा होता फूटता है। तो फूटता है तो क्या? उसमें गैस की प्राप्ति हो रही है। तो हम रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो सबसे पहले गैस का बनना निकल गया। दूसरा क्या है? अवक्षेप करने का मतलब जब मेहमान हमारे पास घर पे आता है। क्या आता है? मेहमान। जब मेहमान हमारे घर में आते हैं तो हमारे घर में आते हैं तो कुछ घोलने के लिए, जैसे मान लो उनको शरबत पिलाना है। क्या पिलाना है? शरबत। जब शरबत पिलाने के लिए हम लोग क्या लेके जाते हैं? चीनी, पानी, या कभी बोलता है कि दही वाला शरबत पिला दो तो दही उसमें डाल देते हैं। तो कुछ ऐसे चीज होते हैं तो अघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? अघुलनशील कहने का मतलब उसको कितना भी घोलोगे वो घुलेगा नहीं। जैसे मान लेते हैं कि चीनी, पानी और बालू को घोल दिए। चीनी, पानी और क्या घोल दिए? बालू। तीनों चीज को घोल रहे हैं तो क्या बालू घुलेगा? नहीं। तो जब बालू नहीं घुलेगा तो वो नीचे बैठ जाएगा, ना। तो जो नीचे बैठ गया, जो तल पे जाके बैठ गया, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो तल पे जाके बैठ जाता है उसको क्या कहेंगे? अवशेष। तो दिखता है। तो हम लोग जब चूना और पानी को गर्म करते हैं, चूना में पानी को मिलाते हैं या पानी में चूना को डालते हैं तो देखना कि कुछ देर बाद वो चूना गल जाता है। गल जाने के बाद उसको हम किसी और बाल्टी में डाल देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ भाग उसके नीचे बैठ जाता है जो पत्थर की तरह तो गलवे नहीं करता। देखा है? तो वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे? अवक्षेप कहलाएंगे। बोलो दो बात समझ में आ गया। तीसरा, रंग में परिवर्तन। आपने पान खाया होगा, पान का पत्ता हरा होता है ना। पान का पत्ता हरा रहता है, कसेली डाला हुआ रहता है, ठीक है ना। कसेली चूना डाला हुआ रहता है ना। और उसमें बहुत भी परमामिट का पता कुछ डाल देता है। तो क्या वो लाल रहता है? नहीं रहता है। लेकिन जैसे उसको हम खाते हैं, चबाते हैं, चबाने के बाद वो क्या करता है? रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद उसका कलर कैसा हो जाता है? लाल। तो रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ? अरे 2 चीज था, 3-4 चीज मिल करके क्या हो गया? रिएक्शन किया। रिएक्शन करने के बाद उसका रंग में परिवर्तन हो गया। तो रंग भी बदलता है कि नहीं बदलता है? तो अवस्था में परिवर्तन। अवस्था कहने का मतलब वो क्या? रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया अवस्था में परिवर्तन। जैसे चूना को हम ले लिए तो चूना कैसा था? ठोस था। उसको हम डाल दिए पानी में तो बताओ उसका अवस्था क्या पहले जैसा है? नहीं है। तो अवस्था भी बदल जाता है। तीसरा बाबू ताप में परिवर्तन। चूना हम ले लिए, चूने पर समझो, चूना में सब कुछ मिल गया। चूना हम ले लिए, चूना को जब हम लिए थे हाथ में तो क्या वो गर्म था? नहीं था। लेकिन जैसे उसको हम बाल्टी में डाल दिए, पानी के साथ रिएक्शन करके ताप निकाला, उष्मा निकालने के बाद कहने का मतलब उष्मा में वृद्धि हुई कि नहीं हुई? तो ताप का निर्माण करना, ताप का बढ़ना, ताप का घटना भी हो सकता है। किसके दौरान? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। कोई दिक्कत? ये सारे बातें समझ में आ गए? आगे चलते। उसी प्रकार यहाँ देखो CaCO3 मतलब कहने का मतलब कि चूना को किसमें मिलाएंगे? जल में मिलाएंगे तो क्या बनाएगा सर? तो ये बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 कहने का मतलब क्या? गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे वो गैस के रूप में उड़ता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। आज जो बचल का ई वाला CaCO3 है, इसको हम लोग क्या करते हैं? बरसवा में लगा के पोतते रहते हैं, इसी से करके पोत देते हैं। आज समझ में है ना? ये हमारे पास क्या है? CO2 ये गैस, ये हवा में निकल जाता है बाहर। अब समझ सकते हैं सर। यहाँ देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला दिए तो क्या मिल गया? जल। जब जल मिल गया तो देखो अवस्था में कैसे परिवर्तन होगा? हाइड्रोजन हमारे पास गैस है ना। अवस्था ऐसे ही बदलता है। हाइड्रोजन हमारे पास क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। नहीं आया कंठ में आवाज? ऑक्सीजन क्या है? गैस। हाइड्रोजन क्या है? गैस। ये सब याद रखोगे। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस है और दोनों रिएक्शन करवाता है तो बनता है जल। तो बताओ जल गैस है? जल लिक्विड है ना। तो बताओ कि हम क्या मिलाए थे? हम तो हाइड्रोजन दिए थे।
हम तो ऑक्सीजन दिए थे, दोनों को मिलाए थे तो गैस बनना चाहिए, और गैस ना बन करके जल बना, लिक्विड बना, तो क्या अवस्था गैस का था, निकल कैसे गया, लिक्विड निकल गया, तो अवस्था बदला या वही रहा, बदला ना। कहने का मतलब मेरे पास गैस था लेकिन उससे बना दिया लिक्विड, बना दिया ना। तो कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, आगे समझते हैं सर। यहाँ देखो वही चीज है, जैसे इसे हम लोग क्या करते हैं, अब देखो यहाँ से जब ये काम करवा दी, जैसे कहने का मतलब कि हम लोग चूना पत्थर को हम पानी में घोल दिए, क्या कर दिए, घोल दिए, तो पानी में जब घोल दिए तो ताप बढ़ भी सकता है, मतलब कोई जरूरी है इसमें तो ताप बढ़ा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ताप बढ़ भी सकता है और ताप घट भी सकता है। तो जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं ना बाबू, तो ताप बढ़ता भी है और ताप घटता भी है। ताप बढ़ेगा तो उसमें क्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे, और ताप घटेगा तो उसमें शोषीय अभिक्रिया कहेंगे। कहने का मतलब है वैसी अभिक्रिया जब अभिक्रिया के दौरान ताप में वृद्धि हो, ताप में वृद्धि हो, उसको हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऐसे जब अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब ताप का शोषण हो, ताप का अवशोषण हो, ताप में कमी हो, उसको कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जब सोख लेगा तो शोषी, और जब ज्यादा हो जाएगा तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कोई दिक्कत आता है, आगे समझते हैं। अवस्था, अवस्था हम लोग जानते हैं बाबू, अवस्था 3 प्रकार का होता है, वो ठोस होता है, एक द्रव्य होता है, और दूसरा क्या होता है, गैस। तो अवस्था 3 प्रकार का होता है बाबू, ठोस, द्रव्य, गैस। एक और होता है प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा। जब समझना होगा समझेगा उसको, अभी फिलहाल में देखो ठोस, द्रव्य और गैस। अब देखो रासायनिक समीकरण के लिखने के तरीके, जो रासायनिक समीकरण लिखो, दो रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक समीकरण, क्या ये रासायनिक समीकरण है, नहीं, ये रासायनिक क्या है, कोई दिक्कत। रासायनिक समीकरण लिखने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मान लेते हैं पहला पदार्थ हम ले लिए ए, दूसरा पदार्थ क्या ले लिए बी, और उससे हम लोग बनाए सी, और उससे बनाए डी। क्या ए भी बनेगा, नहीं बनेगा, कोई जरूरी है, नहीं बनेगा, ए भी नहीं बनेगा। तो ए और बी पदार्थ लिए और बना क्या, सी और डी बना। उसी प्रकार देखो एग्जांपल में NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट कहने वाला सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या करवा दिए हैं, रिएक्शन। क्या करवा दिए हैं, रिएक्शन। जैसे रिएक्शन करवाए, इसे देखो सोडियम क्लोराइड, सोडियम हमारे पास क्या है, प्लस है, अब क्लोरीन हमारे पास माइनस है, क्लोरीन एक प्रकार का गैस है, तो कहने का मतलब ये सूत्र है, इसमें प्लस भी और माइनस भी है। देखो यहाँ पर हमारा चांदी, चांदी हमारे पास धातु है तो प्लस होगा, NO3 है ना, जो हमारे पास क्या है, माइनस है ना। कहने का मतलब है कि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों में मिल गया ना। ये रिएक्शन के दौरान क्या होता है, रिएक्शन के दौरान होता है कि ये जो प्लस है इसके माइनस के साथ रिएक्टिव हो जाएगा, और इसका माइनस इसके प्लस के साथ रिएक्टिव हो जाएगा। यानी जैसे ही रिएक्शन होगा तो इसका ये प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ जाएगा, और इसका माइनस, मतलब कहने का मतलब देखो ठेठ भाषा में ये घर है, देखो ये घर है अलग, ये घर है अलग। क्या एक घर में दोनों का ब्याह हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ब्याह करवाने के लिए दोनों अलग अलग घर से आएंगे, तो एक घर वाला से शादी यही कर लेता है, एक घर से शादी यही कर लेता है। बात समझ में आ गया। तो शादी करने के लिए को प्लस चाहिए, को माइनस चाहिए, प्लस चाहिए माइनस चाहिए ना। तो एक पास प्लस माइनस है, एक पास प्लस माइनस है, तो ये कहता है कि तू हमरा ही चला, ये कहता है कि हम तोरा ही चलो। बात बराबर आ गया समझ में। जैसे ये रिएक्शन होता है तो देखो बड़ी का हो रहा है, वो बड़ी देखो Na, इसके पास से NO3 आ जाएगा, देखो NO3 आ गया, आगे नहीं आगे, आगे ना, जस्ट एज इट इज Ag, और उसके बाद देखो Cl है ना, Cl आगे ना। तो कहने का मतलब है कि देखो ध्यान से, ये इसका माइनस इसके पास और इसका माइनस इसके पास जाकर क्या कर लिया है, रिएक्शन कर लिया है और एक नए पदार्थ का निर्माण कर लिया है। दूसरी चीज ध्यान देना, जब भी हम लिखेंगे तो प्लस को पहले लिखेंगे और माइनस को क्या लिखेंगे बाद में, प्लस को पहले और माइनस को क्या लिखेंगे बाद में। ये नीचे का एरो का साइन दिखा रहा है तुमको, क्या दिखा रहा है, नीचे एरो। तो ये एक प्रकार का क्या है, अनुच्छेद। क्या है, अनुच्छेद। अगर गैस रहता तो क्या होता, ऊपर का साइन रहता है, क्योंकि गैस उड़ जाता है। गैस क्या होता है, उड़ता है, और अवक्षेप नीचे बैठता है। तो जब गैस रहेगा तो एरो ऊपर की ओर, अवक्षेप रहेगा तो एरो नीचे। बोलो बात समझ में आ गया, क्लियर है आता, अब समझते हैं। अभिकारक, अब यहाँ पर देखो ये तो क्या बता, रासायनिक अभिक्रिया लिखने का तरीके ना, रासायनिक समीकरण लिखने का तरीके ना समझ रहे हैं। तो ये तो बात समझ में आ गई कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है। अब समझो, जब भी हम देखते हैं तो इधर वाला को क्या कहते हैं, अभिकारक, और इधर वाला को क्या कहते हैं, प्रतिफल। यानी कहने का मतलब दाएं तरफ प्रतिफल और बाएं तरफ अभिकारक। तो जब बाएं तरफ अभिकारक, तो यह लिख सकते हैं ना, ये बात लिख सकते हैं ना बाबू, अभिकारक को हमेशा बाएं तरफ लिखा जाता है, लिखा जाता है। प्रतिफल को हमेशा दाएं तरफ लिखा जाता है, लिख दिए। फिर देखो यहाँ से, अभिकारक के बीच कौन सा साइन है, प्लस है कि माइनस है कि गुना है कि भागा है, प्लस का साइन। यानी अभिकारकों के बीच प्लस का साइन होता है। अब प्रतिफल के बीच भी प्लस का ही साइन होता है, आगे समझेगा। प्रतिफल के, अब देखो
यहाँ पर देखो प्रतिफल के बीच किसका साइन होता है? प्लस। बोलेगा बाबू प्रतिफल को हमेशा किसके तरफ लिखा जाता है? दाएं तरफ, दाएं तरफ। आगे चलते बाबू, अभिकारक तथा प्रतिफल के बीच कौन सा चिन्ह होता है सर? तीर चिन्ह का निशान होता है। कौन सा चिन्ह का निशान होता है? तीर चिन्ह का निशान होता है। तीर चिन्ह हमेशा अभिक्रिया की दिशा को दिखाता है। तीर चिन्ह किसको दिखाता है? अभिक्रिया के दिशा को दिखाता है। तो सर अभिक्रिया की दिशा समझाइए। जिससे कहने का मतलब तीर चिन्ह इधर है, तो कहने का मतलब इधर वाला क्या है? अभिकारक, और इधर वाला क्या है? प्रतिफल। यानी कहने का मतलब इधर से रिएक्शन किया है और इन्हें निर्माण किया है। बात समझ में आ गया? अब तीर चिन्ह इन्हें रहेगा तो इन्हें अभिकारक है, इन्हें क्या है? प्रतिफल। यानी रिएक्शन इधर किया है और नए पदार्थ का निर्माण हुआ। तो तीर चिन्ह अभिक्रिया के दिशा को दिखाता है, अभिक्रिया के डायरेक्शन को दिखाता है। समझ में आ गया तक? कोई दिक्कत? अब समझते हैं सर समीकरण का प्रकार। इसको हम पढ़ेंगे कल अच्छे तरीके से, लेकिन पहले सुन लो समीकरण का प्रकार। समीकरण दो प्रकार का होता है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। बस थोड़ा सा झलक, संतुलित किसको कहेंगे सर? असंतुलित किसको कहेंगे? जैसे मान लो यहाँ पर लड़का लड़की सब बैठल है। अब एक में हम मारेंगे, मान लेते हैं कि कोई मैया को बुला कर मार दिया 2 डंडा, ठीक है? गलती सेम है, गलती वहू उतने किया, गलती वहू उतने किया, लेकिन एक मैया को बुला के मार दिया 2 डंडा, एक लड़का को बुला के मार दिया 4 डंडा। क्या इंसाफ है? अरे क्या इंसाफ है? क्या ये संतुलन है? सही नहीं है। तो तुम क्या बोलोगे कि सर हमरा 2 सटक्का मार लो, 2 डंडा मारे हैं, हमरा 4 डंडा मारे होगा, 2 डंडा मारे हैं, बोलेगा ना? मन शांत रहेगा? नहीं रहेगा। बाहर जाके हमारा कहेगा, बोलेगा नहीं रे, यही कहेगा जाके है। एक से अच्छा कहा है कि 4 डंडा मारो तो दिमाग सबका बैलेंस में रहेगा। अगर 2 मारेगा, मान लो तोरा 2 मार दिए, 4 मार दिए, ये सब समझ रहा है? शराब हाई शराब दे देगा, पता नहीं कि घरे जाते थे तो उलट जाएंगे। एक से अच्छा तो ये सबसे बचने के लिए क्या करना है? जब भी मारो बराबर मारो, बराबर मारेगा शांत रहेगा। तो कहने का मतलब जब एक तरफ नहीं, दोनों तरफ, जैसे कहने का मतलब लड़का और लड़की इधर 2 मारे, इधर 4 मारेंगे, दिक्कत? तो इधर अगर 4 मारे तो इधरों 4 तो बराबर। अगर इन्हें 4 मार देंगे तो खिसिया जाएगा, नहीं खिसिया जाएगा? तो एक कहने का मतलब इन्हों 2 मारना है तो इन्हों 2 मारना है, इन्हें 4 तो इन्हें 4 मारना है। तो हर हालात में एक बात समझ लीजिएगा, जब अभिक्रिया करवाएंगे तो दायां तरफ और बायां तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अगर परमाणु की संख्या कम बेसी होगा तो वो दिक्कत हो जाएगा। परमाणु की संख्या हमेशा बैलेंस होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, कम बेसी नहीं होना चाहिए। अगर बराबर होगा तो वो संतुलित है, और बराबर नहीं है तो संतुलित नहीं है। तो वही समझा रहे बाबू, परमाणु संख्या समान होना चाहिए। कहाँ समान होना चाहिए सर? तो प्रत्येक पदार्थ का परमाणु संख्या समान होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन ले लीजिए, क्या ले लिए? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला दिए, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाने के बाद क्या बना? जल। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम तो चेक ही करवा देते हैं। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, देखो यहाँ क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना, इससे एक नया पदार्थ का निर्माण हो, जल। अब ये संतुलित है क्या असंतुलित है, ये समझे। तो संतुलित है क्या असंतुलित समझेंगे, क्या बताया बाबू? परमाणु संख्या समान होना चाहिए, ठीक है? हम समझते हैं। बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन के गो, यहाँ ऑक्सीजन के गो, बताओ यहाँ हाइड्रोजन के गो, ऑक्सीजन के गो, क्या समान है? नहीं है। तो इसको बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसको संतुलित करने के लिए भी सिखाएंगे, लेकिन जब संतुलित हो जाएगा तो संतुलित कैसे होगा, संतुलित भी समझ आता है थोड़ा सा। इसको कल तो देखेंगे। हाइड्रोजन के गो, ऑक्सीजन के गो, तो ये दोनों में तो 2 को था, लेकिन यहाँ पर देखो हाइड्रोजन तो 2 को है, लेकिन ऑक्सीजन क्या को है? 1 को। तो ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा? 2 को, तब नहीं शांत होगा। तो हाइड्रोजन को 2, ऑक्सीजन को 2 को करने के लिए सर 2 यहाँ नहीं गुना करेंगे, 2 हम लोग आगे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? आगे। और जैसे ही 2 आगे लिखे तो पहले से तो 2 जब आगे लिखेंगे तो सब पर गुना हो गया, तो हाइड्रोजन हो गया 4, क्या हो गया? ऑक्सीजन क्या हो गया? 2, ऑक्सीजन क्या हो गया? हाइड्रोजन पहले से 2 को था ना, ऑक्सीजन अब 2 मिला था, 2 को मिला के क्या हो गया? 4 को। लेकिन अब बताओ इन्हें तो हाइड्रोजन क्या हो गया? इन्हें हाइड्रोजन क्या हो? शांत। अब संतुलित कौन हो गया? ऑक्सीजन। लेकिन हाइड्रोजन तो गड़बड़ा गया ना, तो हाइड्रोजन को भी करना है 4 को, तो हाइड्रोजन को 4 को करने के लिए लगा देंगे। तो बताओ हाइड्रोजन के गो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के गो, ऑक्सीजन के गो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के गो, संतुलित क्या? संतुलित। यहाँ पर दोनों तरफ परमाणु संख्या समान हुआ, क्या समान हुआ? इसको बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित करने के लिए देखो कितना आसान तरीका है ना, पूरा अच्छा से समझाने संतुलित असंतुलित कैसे होता है, ठीक है? क्वेश्चन आता है इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है संतुलित करना। इससे लग रहा होगा कि आसान है, बस तुम लोग क्या करना है, रिएक्शन करवाने के लिए सीख लेना है सबसे पहले। तो यहाँ तक पूरा का पूरा बात समझ में आ गया? एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते बाबू। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या रहेंगे? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में जब रिएक्शन करवाते हैं
तो अन्य गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है, उसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। उसी प्रकार से देख लीजिए रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में जब रासायनिक अभिक्रिया में संकेत और सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और उस पदार्थ से जो नए फल की प्राप्ति होती है उसको प्रतिफल कहते हैं। उसकी विशेषता क्या बहुत, तो गैस बनता है, अवक्षेप का बनता है, अवस्था परिवर्तन होता है, रंग परिवर्तन होता है, ताप बदलता है ना। उसी प्रकार से समझेंगे यहाँ पर ताप का बढ़ना, जब कोई अभिक्रिया करवाएंगे और ताप बढ़ जाएगा तो उसको उष्माक्षेपी कहेंगे, ताप घट जाएगा उष्माशोषी कहेंगे। कोई दिक्कत, अवस्था 3 प्रकार का होता है, ठोस होता है, द्रव्य होता है, गैस होता है। रासायनिक अभिक्रिया लिखने का तरीका, तो सबसे पहला तरीका बायां तरफ क्या होना चाहिए, अभिकारक, बायां तरफ अभिकारक, बायां तरफ अभिकारक, बायां तरफ प्रतिफल, बायां तरफ अभिकारक, दायां तरफ प्रतिफल। अभिकारकों के बीच किसका साइन, प्लस का, किसका, प्रतिफल के बीच प्लस का। अभिकारक प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह का निशान होता है, तीर चिन्ह डायरेक्शन दिखाता है कि विक्रिया किधर हो रहा है। तो दिक्कत उस तरीके से हम लोग देख लिए तो समीकरण का प्रकार, समीकरण के प्रकार का एक होता है बाबू संतुलित है वो असंतुलित। संतुलित में परमाणु की संख्या हर हालत में समान होगा, एक में असमान होगा। समझ में आ गया बात, यहाँ तक क्लियर हो गया।